आप सुन रहे हैं लव यू अंकल, जिसे लिखा है क्वीन ऑफ हार्ट्स अगस्ती में और आवाज़ दी है आरजे परी ने। एपिसोड 1, बॉस की भांजी। नागपुर शहर, रात का वक्त। कड़क की बिजलियों पर तेजी से हो रही बारिश के बीच रास्ते पर 7 गाड़ियाँ बेपरवाही से चल रही थी। उनकी स्पीड बाकी गाड़ियों से बहुत तेज थी, जैसे कहीं जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हो। आगे वाली गाड़ी ने एक सुनसान रास्ते पर मोड़ लिया। बाकी सब भी उसका पीछा करते हुए उसी रास्ते चल गए। आखिरकार वो गाड़ियाँ एक पुरानी सी बिल्डिंग के नीचे जाकर रुकी। एक एक कर सभी गाड़ियों में से काले सूट पहने लोग बाहर उतरकर खड़े हुए। सबके हाथों में गन थी। ऊपर से होती बारिश से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब सीधे होकर खड़े थे। तभी बीच वाली गाड़ी से एक लड़का उतरा, जो तकरीबन 25 साल का होगा। उतरते ही उसने छाता खोला और गाड़ी के पीछे का डोर ओपन कर दिया। उसमें से एक पैर बाहर आया, जिसने काला जूता और काली पैंट पहन रखी थी। बाहर आकर उसने अपने सूट को सही किया और बिल्डिंग पर ऊपर तक नजर डाली। सुनसान जगह और बंद होने के बावजूद वहाँ बिजली जल रही थी। लड़का तेजी से लंबे डग भरता हुआ अंदर जाने लगा। आधे गार्ड्स आगे और आधे उसके पीछे चल रहे थे। 6 फीट की हाइट, जिम करके कसी हुई बॉडी, जिस पर वो ब्लैक सूट कुछ ज्यादा ही जच रहा था। शार्प नोज और जॉ लाइन, गोरा रंग, हल्के लाल होठ, जीरो कट बियर्ड और जेल से सेट किए बाल। देख कर ही कोई भी उसे फिल्म स्टार समझ ले। आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और चेहरे पर सख्त भाव उसे एक डेविल लगते रहे थे। वहीं बिल्डिंग के 17वें माले पर एक लड़की तेजी से भाग रही थी। उसके पीछे 4 से 5 लड़के थे। लड़की की पीठ पर बैग था और कपड़े भी किसी कॉलेज की यूनिफॉर्म जैसे लग रहे थे। भागने की वजह से लहराते बाल जो कंधे से थोड़े नीचे थे। गोरा रंग, गोल छोटा सा चेहरा, भूरी बड़ी बड़ी आंखें जो उस वक्त आंसुओं से भरी थी, लाल होठ जो अपने दांतों से दबाते हुए वो खुद को रोने से रोक रही थी। 5 फीट 5 इंच की करीब हाइट। सामने सीढ़ियाँ देखते ही वो उस ओर भागी, पर सामने ही 2 और लड़के आकर खड़े हुए। ये देख उसने अपना रास्ता बदल लिया और उसी जगह उन्हें अपने पीछे घुमाने लगी। पीछे भागते लड़कों को अपने करीब आता देख उसने जल्दी से बैग में हाथ डाला तो कुछ कंजे हाथ में आ गए। उन्हें निकाल कर उसने नीचे डाल दिया, जिन पर पैर पड़ते ही पीछे भाग रहे लोग फिसल कर गिर पड़े। लड़की भागते हुए इतनी थक चुकी थी कि एक जगह खड़े होकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वहीं सीढ़ियों के पास खड़े आदमी फौरन लड़की को पकड़ने के लिए भागे। लड़की ने फिर से अपने बैग में हाथ डाला और एक स्प्रे निकाला। उनके करीब आते ही उसने उसे उनकी आंखों में डाल दिया तो वो आंखों को ढकते हुए चिल्लाने लगे, हाँ आ। वहीं कंचे की वजह से गिरे लड़के जितना उठने की कोशिश करते उतना ही फिसल जाते। मौका देख लड़की फिर से सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो डर के मारे सहम गई। इतना पसीना आने के बाद भी वो कांपने लगी थी। रुक जाओ ईशा, अगर एक कदम भी आगे रखा तो सोच लेना जो भी तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, लड़के ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उम्र में वो ईशा के जितना ही था और कपड़े देखकर कोई भी बता दे वो काफ़ी अमीर फैमिली से है। अजीत, ईशा के कपकपाते होठों ने कहा। पीछे मुड़कर देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। लड़का जैसे जैसे उसके करीब आने लगा था वो आंखें डर से इधर उधर घुमाने लगी, पर आखिर में बिना सोचे समझे आगे भागी, जिसे देख अजीत भी उसके पीछे भागने लगा। भागते हुए ईशा को सामने से आते बहुत सारी परछाइयाँ दिखी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से दुगनी तेजी से आंसू बहने लगे। पर जैसे जैसे सामने वालों के चेहरा रोशनी में आया उसका डर थोड़ा कम हो गया। अपने गार्ड्स के साथ आया लड़का ईशा के सामने खड़ा था। उसने आंखों पर से चश्मा हटाया तो उसकी गहरी काली आंखें दिखने लगी, जो इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसने ईशा के सामने अपनी बाहें फैला दी तो ईशा बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से लग गई। उसके इतने तेजी से गले लगने के बाद भी लड़का 1 इंच तक नहीं हिला। वहीं लड़के के साथ आया उसका असिस्टेंट और गार्ड्स की आंखें हैरानी से बाहर आने को थी, उनके डेविल बॉस की बाहों में किसी लड़की को देखकर। अजित इतने लोगों को अपने सामने देख रुक गया। ईशा, आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास आओ वरना अच्छा नहीं होगा, अजीत ने कहा, जिसे सुनकर ईशा की पकड़ उस लड़के पर और कस गई। उस लड़के के हाथ जो ईशा की बालों में चल रहे थे अजीत की बात सुनकर अचानक रुक गए। उसकी आंखों में खून उतर आया था क्योंकि ईशा डर से कांप रही थी। अक्ष, क्लियर द मेस, लड़के ने अपने असिस्टेंट को देख कहा और बिना किसी की परवाह किए ईशा को गोद में उठा लिया। तहीं ईशा ने बिना किसी डर के उसके गले में बाहें डाल दी और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर रोने लगी। अपने बॉस को जता देख उसने हैरानी से कहा, यहाँ कुछ और करना बाकी है क्या? सिर्फ इस नमूने को छोड़कर? अक्ष गुस्से से पीछे मुड़कर और एक जोरदार पंच अजीत को मारा, जिसे खाकर वो बेहोश ही हो गया। अरे कम से कम हाथ तो साफ करने देता, मुंबई से यहाँ तक सिर्फ एक पंच मारने आया था क्या? अक्ष ने चिढ़कर कहा और अपने हाथ चाट लिए। इस कचरे को अच्छे से साफ करो, उसने कुछ गार्ड से कहा और पीछे मुड़ा तो एक काले कपड़े पहने लड़के को बिल्कुल अपने सामने देख दिल पर हाथ रख लिया। पागल हो गया का नमन? सिक्योरिटी चीफ जिसे अचानक सामने देख उसने कहा, क्या ये हमारे बॉस ही है और वो लड़की किसी लड़की के लिए बॉस सब काम छोड़कर मुंबई से यहाँ तक आए? नमन ने पूछा। हाँ, वो बॉस की भांजी है, अक्ष ने जवाब दिया। ये कब हुआ और कैसे? लेकिन बॉस की तो कोई बहन ही नहीं है, फिर ये भांजी कहाँ से आ गई? नमन की ऐसी बातें सुनकर अक्ष ने उसके सर पर टपली मारी। बेवकूफ़, मुझे क्या पता कहाँ से आई? आज सुबह ही पता चला उन्हें भी कि उनकी भांजी है, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है बॉस को देख। अक्ष ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो, बॉस को पता चला तो हमें इसी माले से नीचे तक के दे देंगे। नमन ने कहा तो अक्ष होश में आया और दोनों उस लोगों की खातिरदारी करने लगे। वहीं वो लड़का ईशा को लेकर नीचे आया। बारिश थम चुकी थी। एक गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो वो ईशा को ऐसे ही अपनी गोद में लिए बैठ गया। अक्षर नमन के नीचे आते ही गाड़ियाँ फिर से रास्ते पर दौड़ने लगी।
ईशा अब भी रोए जा रही थी और वो लड़का परेशानी से बस उसके बालों को सहला रहा था और चुप होने का इंतजार कर रहा था। बॉस, ऐसे तो वो शांत नहीं होगी, बच्ची है, चॉकलेट देकर बहलाइए। नमन ने ड्राइव करते हुए अपनी मुफ्त चलती जबान खोल दी, पर जल्द ही दांतों तले जीप भी दबा ली। पैसेंजर सीट पर बैठे अक्ष ने भी अपना सर पीट लिया। उसे डर था बॉस दोनों को चलती गाड़ी से ना फेंक दे। पहले तो लड़के ने उन्हें घूरा, जिसे मिरर में दोनों ने देखा तो थूक निकल दिया। गिव इट टू मी। कुछ देर बाद लड़के ने ठंडी आवाज़ में कहा, पर उसके चेहरे के भाव अब भी वैसे ही थे जैसे पहले। क्या बॉस? नमन ने नासमझी से पूछा तो लड़के ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। उतने में ही अक्ष ने अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल कर लड़के को दे दी। बच्ची, उस लड़के ने ईशा के सर पर प्यार से सहलाते हुए कहा तो उसने अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने से निकाल कर लड़के के चेहरे की तरफ देखा। वहीं अपने बॉस की इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुनकर आगे बैठे अक्षर नमन सदमे में जाते जाते बचे। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, उसने अपनी सॉफ्टनेस बरकरार रखते हुए कहा तो ईशा ने कुछ देर तक उसके चेहरे को देखा और चॉकलेट लेकर उसकी गोद से उतरकर सीधे बैठ गई। न जाने क्यों लड़के को उसका दूर जाना अच्छा नहीं लगा तो उसने पार्टीशन ऑन करने के लिए कहा और उसे फिर से अपनी गोद में बिठा लिया। ईशा थोड़ी हैरान हो गई पर उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने ईशा के बाल कान के पीछे करते हुए कहा। मेरा नाम ईशा है, ईशा यादव। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे के सख्त भाव बदल गए और एक सुकून ने उसकी जगह ले ली। क्या तुम मुझे जानती हो? उसने फिर से सवाल किया। ईशा ने अपनी गर्दन ना में हिला दी तो उस लड़के ने कहा, फिर तुम मेरे साथ जाने में डर नहीं लग रहा? ईशा ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। क्यों? लड़के ने पूछा। डर तो उन लोगों के साथ लग रहा था, उन गंदे लोगों के बीच, पर आप तो अच्छे हो, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। ईशा के जवाब से उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। तुम्हें कैसे पता मैं अच्छा हूँ? उसने पूछा। मैंने आपको न्यूज़ में देखा है और कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियों के पास आपकी तस्वीर है। आप वही हो ना जो फिल्म बनाते हो? ईशा ने अपनी चॉकलेट को खाते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया और ईशा को अपने गले लगाकर फिर से उसके बाल सहलाने लगा। हाँ, ये वही था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह हर्षवर्धन कपूर। कई सारी सुपरहिट फिल्में बनाकर वो हर दिन न्यूज़ और मैगजीन के फ्रंट पेज पर अपनी जगह बनाए रहता। 26 की उम्र में ही वो एक कामयाब इंसान है। उसके काम से ज़्यादा उसके लुक्स और बिहेवियर के चर्चे रहते हैं। हर लड़की उसे पाने का ख्वाब देखती है। आखिर किसे लुक्स और पैसे दोनों नहीं चाहिए होते? इसी वजह से फेमस मॉडल और हीरोइन रिहाना गौर के साथ इसका नाम जोड़ा जाता था, क्योंकि हर्ष की बहुत सारी फिल्मों में रिहाना काम कर चुकी थी और दोनों को अक्सर बहुत सी पार्टीज़ में साथ देखा गया था। इनकी फैमिली में एक माँ के अलावा कोई नहीं है। 4 साल पहले ही पिता की डेथ हो चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस कहानी के एपिसोड्स हर गुरुवार को अपलोड होंगे, ठीक 10 बजे। एपिसोड 2, क्यूट बच्ची। हर्ष की गाड़ियाँ 2 मंजिला छोटे से घर के सामने जाकर रुकती है। आसपास ज़्यादा घर ना होने की वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा जगह थी पार्किंग के लिए। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर सुंदर था। घर के सामने ही बगीचा था जहाँ बहुत से खूबसूरत फूल लगे थे। हर्ष ने अपनी गोद में सो चुकी ईशा को देखा जो बहुत मासूम लग रही थी। उसने अपनी बाहें हर्ष के पेट पर लपेट रखी थी। हर्ष ने प्यार से उसके माथे को चूमा और बिना उसे जगाए गोद में लेकर उतर गया। अक्ष नमन के पीछे वो उसे लेकर चल रहा था। अक्ष ने दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाई तो अंदर से किसी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया, जैसे वो उनका ही वेट कर रहा हो। मेरी बच्ची, दरवाज़ा खुलते ही उस औरत ने कहा और ईशा को देखने लगी जो अब भी हर्ष की गोद में थी। 35 की उम्र की वो औरत बिल्कुल ईशा की तरह लग रही थी। इस वक्त उसने टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन रखी थी, साथ ही कंधे तक बाल वो खुले हुए थे। उसे देख कोई भी ना कहे कि वो एक माँ है, क्योंकि वो अब भी बहुत यंग लग रही थी। क्या हुआ इसे? उस औरत ने रोते हुए कहा। हर्ष ने ईशा को सोफे पर ले जाकर लिटा दिया तो औरत भी उनके साथ ही वहाँ आ गई। ईशा के पूरे चेहरे पर उसने चूम लिया, जिसे महसूस कर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जब उसने अपने सामने उस औरत को रोते हुए देखा तो झट से उठकर बैठ गई। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? ईशा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम दिया। अपनी बेटी को ठीक देखकर उनकी जान में जान आई। कहाँ थी मेरी बच्ची और कौन ले गया था तुम्हें, बताओ मुझे। उनकी आंखों में उस इंसान के लिए थोड़ा गुस्सा उतर आया था। ईशा उन्हें सब बताने लगी। 10 घंटे पहले मुंबई कपूर इंडस्ट्री। अपने कैबिन में बैठे हर्ष के हाथ में टैब था, जिस पर वो अपने और रिहाना के हो रहे गॉसिप को देख रहा था। अचानक ही उसने टैब को टेबल पर फेंकते हुए कहा, डिस्गस्टिंग। ऑफ कोर्स इट इज़, और जब तक तुम कोई एक्शन नहीं लोगे ये होता रहेगा। एक एजेड आदमी ने कैबिन में एंटर करते हुए कहा। उम्र करीब 38 होगी, पर बाल अब भी ब्लैक ही थे, शायद डाई का कमाल। इस उम्र में भी उसकी हैंडसमनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आज भी लड़कियाँ उसे देख आहें भरती थी। कपूर इंडस्ट्री में दूसरे स्थान पर जाना जाने वाला नाम अभिनव बिंद्रा, कपूर इंडस्ट्री के 40% शेयर होल्डर। 15 साल पहले हर्ष के पापा के साथ उसने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट, सामने आने का कोई इरादा नहीं था। अक्सर अपनी पार्टीज और क्लब में रहना पसंद करते हैं, इसलिए कंपनी कपूर्स के नाम पर है। हर्ष की माँ लता कपूर और अभिनव भाई बहन हैं। ये ज़रूरी नहीं है मामू, आई नो, ये राइवल्स का काम है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वेल, आज आप यहाँ कैसे? हर्ष ने अपना एरोगेंट ऑरा छोड़ एकदम से फ्रेंडली होकर पूछा, जैसे वो उनकी ही उम्र का दोस्त हो। क्यों, अपने भांजे से मिलने के लिए किसी काम की ज़रूरत है क्या? हर्ष हंसते हुए बिल्कुल नहीं,
बैठ जाइए, अभिनव ने बैठते हुए कहा। क्लब में पार्टी है रात को और तुम्हारा आना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। हर्ष ने हाथ में फ़ोन उठाए हुए ओके कहा और 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। वैसे दीदी कह रही थी, हर्ष ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नॉट अगेन मामू। अगर आप शादी के बारे में कहने वाले हो और आप चाहते हो आपकी बात मानो तो अपने लिए भी कोई लड़की ढूंढो, फिर साथ में शादी करेंगे। बेटा हमारी उम्र निकल गई है और वो भी जिसे शादी करना चाहता था अब तक तो उसके बच्चे भी हो गए होंगे। तुम्हारा मामू प्यार में फेल हो चुका है तभी तो कामयाब है। कामयाब? ऑफ कोर्स वुडंट लव, हर्ष ने कहा तो अभिनव का मुंह बन गया। एक लड़का टेबल पर कॉफ़ी रख चला गया। तभी हर्ष के फ़ोन पर एक कॉल आया। लीजिए आपकी दीदी का फ़ोन आ गया, हर्ष ने कहा और आंसर कर लिया। बेटा कुछ पता चला? हर्ष की कोई भी बात सुने बिना लता जी ने कहा, माँ ना हाय ना हेलो, सीधा काम की बात। अक्ष पता कर रहा है अभी, हर्ष ने कहा। बेटा अगर ज़रूरी ना होता तो तुम्हें कभी परेशान ना करती मैं। वो बच्ची कल 18 साल की हो जाएगी और साथ ही उसके ऊपर वो मुसीबतें भी आएगी जिससे उसे उसकी माँ बचा रही है। तू कुछ भी कर, उन्हें ढूंढकर मेरे सामने ले आ। अगर वो आदमी उन तक पहुँच गया तो अच्छा नहीं होगा, लता जी ने परेशानी से कहा। माँ परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं आज ही उन्हें आपके सामने ले आऊँगा, आई प्रॉमिस, हर्ष ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ओके तो मैं चलता हूँ, रात को मिलेंगे, अभिनव ने उठते हुए कहा। दोनों साथ में हाथ मिलाया और अभिनव चले गए। हर्ष फिर से अपने काम में लगा। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, हर्ष ने सर्द आवाज़ में कहा। अक्ष अपने हाथ में एक फ़ाइल लेकर आया था। उसकी आंखें लाल थी जैसे रात भर सोया ना हो। ऐसा तो क्या ज़रूरी काम था जो आधी रात तक मुझे इनके बारे में पता करने के लिए कहा? अक्ष ने नाराज़गी जताते हुए कहा तो हर्ष ने उसे घूरा। अक्ष सीधा खड़ा हो गया और अपने मन में बोला, घूर कर ही मार डालेगा एक दिन। हर्ष ने फाइल ली और खुलते ही उसमें ईशा की प्यारी सी तस्वीर निकली जिसे देखकर वो पलके झपकाना भी भूल गया। अक्ष की आवाज़ से वो होश में आया। जेट रेडी करो, हम नागपुर जा रहे हैं, हर्ष ने उतना ही कहा और अक्ष मुंह बनाकर पैर पटकते हुए चला गया। उसके जाने के बाद हर्ष ने फाइल को साइड में रख ईशा की फ़ोटो हाथ में ली। अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई और मुंह से निकला, क्यूट बच्ची, जल्दी मिलेंगे। पूरी कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। एपिसोड 3, ईशा इज़ मिसिंग। नागपुर। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने ईशा की माँ जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाते हुए नाश्ता बना रही थी। ईशू बेबी कम फास्ट, मुझे देर हो रही है, उन्होंने कहा। आईने के सामने खड़ी होकर अपनी टाई बांधते हुए ईशा बोली, यस मम्मा, ओनली 5 मिनट, कहकर वो जल्दी से टाई बांधकर एक बार अपने आप को आईने में देखती है। वाइट शर्ट और घुटने से थोड़ी नीचे ब्लैक स्कर्ट में वो बिल्कुल क्यूट सी बच्ची लग रही थी। अपने बालों में उसने एक बार फिर कोम घुमाया और मुस्कुराते हुए अपने आप को ही फ्लाइंग किस कर बैग उठाते हुए जल्दी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। बेबी धीरे, गिर जाओगी। ओ मम्मा, प्यारी मम्मा, आप बहुत चिंता करती रहती हो, आपका बेबी बड़ा हो गया, ईशा ने कहा और उनके गाल चूम दिए। ओके माय बिग बेबी सिट, तुम्हारे फेवरेट चीज़ सैंडविच बनाया मैंने। ओह थैंक यू, अब वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, कहकर वो नाश्ते पर टूट पड़ी। वहीं उसकी मम्मा आंखों में नमी लिए प्यार से उसे देख रही थी। उसने चुपके से आंखों को पूछा और स्माइल करना शुरू किया। नाश्ते के बाद उसकी मम्मा ने बैग दिया और एक काला कोट उठा लिया जो उनकी पहचान थी, एक लॉयर होने का। आकृति यादव, कुछ जाने माने लोगों उसका नाम जाना जाता था, फिर भी वो लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखती थी। ना कोई दोस्त ना रिश्तेदार, बस माँ बेटी एक दूसरे की दुनिया थे। उन्होंने घर को बंद किया और कार में जाकर बैठे। आकृति ने कॉलेज के बाहर गाड़ी रोकी और ईशा की तरफ देख, आज जल्दी लेने आऊँगी, बी रेडी, हम शॉपिंग पर जाएंगे। ओके मम्मा, लव यू एंड टेक केयर, कहकर वो गाड़ी से उतरी और भागते हुए गेट से अंदर चली गई। आकृति ने घड़ी में टाइम देखा और गाड़ी कोर्ट की तरफ मोड़ ली। अपने दोस्तों से बात करते हुए ईशा चले जा रही थी। जितनी खुशी उसके चेहरे पर थी वो कुछ ही पलों में एक लड़के को देख खत्म हो गई। वो लड़का कोई और नहीं, अजीत, उसका सीनियर था। जब से ईशा को देखा वो उसके पीछे पागल हो चुका था। हर जगह पीछा कर उसे परेशान करता और अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए फोर्स करता। यहाँ तक कि एक दिन वो गर्ल्स वॉशरूम में भी आ गया था। उस दिन से उसे लेकर ईशा के मन में एक अलग सा डर बैठ गया था। हल पर मुस्कुराने वाली और शरारत करने वाली लड़की उसे सामने से आसपास देख सहम जाती थी। अजीत के हाथ में फूलों का बुके था और वो सीधे चलते हुए ईशा की तरफ बढ़ रहा था। ये देख उसके साथ खड़ी लड़कियां डरकर उससे दूर होने लगी। अजीत के पीछे आए उसके चमचों ने ईशा को चारों तरफ से घेर लिया ताकि इस बार वो कहीं भाग ना जाए। ये सब कॉलेज के ग्राउंड में हो रहा था, पर कॉलेज ट्रस्टी का बेटा होने के कारण किसी टीचर या प्रिंसिपल तक की हिम्मत नहीं थी बीच में आकर ये सब रोके। सब ईशा के लिए पीटी फील कर रहे थे पर तमाशा भी देख रहे थे। अपनी पीठ पर लगा बैग ईशा ने निकाला और अपनी बाहें में जकड़ लिया। वो डर से कांप रही थी। ये देख अजीत के होठों पर ईविल स्माइल आ गई। तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने और कुछ दिन साथ रहने के बाद छोड़ दूंगा? तो लो, आज पूरे कॉलेज के सामने मैं कहता हूँ, मैं अजीत चौधरी कल ही तुमसे शादी करूँगा एंड आज ऑफिशियली तुम्हें और उसके लिए प्रपोज कर रहा हूँ। उसने ईशा का हाथ पकड़ लिया जो वो छुड़ाने की कोशिश करने के बावजूद छुड़ा नहीं पाई। इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
उसने सबकी तरफ अपनी भारी आंखों से देखा। शायद कोई मदद के लिए सामने, पर सब अपनी जगह खड़े थे। आखिर में ईशा ने अपना हाथ झटका और उसे छिड़ाया और खींच कर थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। इतनी शांति में उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज उठी। एक तरफ मुंह करके खड़ा अजीत अपनी बेइज्जती महसूस कर आंखों में आग लिए देखने लगा। उसके हाथों की मुट्ठियाँ भींग चुकी थी। बाकी सब लोग भी हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी छोटी सी लड़की इतने पावर रखने वाले लड़के को थप्पड़ मार सकती है। सबको उसके लिए डर लगने लगा था। अजीत ने अभी कुछ ना कर वहाँ से निकलना बेहतर समझा, तो ईशा की दोस्त भागते हुए उसे संभालने के लिए आ गई। वो उसे वॉशरूम लेकर चली गई। एक मीटिंग अटेंड कर हर्ष और नमन एक साथ एयरपोर्ट पहुँचे। क्या तुम्हें कोई आइडिया है हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं बहुत थक चुका हूँ और बॉस कोई मशीन है जो इतना काम करता है ना खुद आराम करता है ना हमें करने देता है। नमन ने कहा, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है। डू यू हैव एनी आइडिया कि मैं रात भर जाकर कुछ लोगों को ढूंढ रहा था? मेरी आंखें देख, 1 मिनट भी नहीं सोया और अब वहाँ जाना पड़ रहा है। आई स्वेयर जो हाथ में आया उसे पीट दूंगा। अक्ष ने अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहा। ओ पुअर गाय, गुड लक, नमन ने कहा और उस पर हंसते हुए हर्ष के पीछे चला गया। जेट नागपुर के लिए रवाना हो गया। ईशा अपनी माँ को कहे मुताबिक गेट पर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ ही पलों में एक तेज स्पीड में गाड़ी चलते हुए उसके सामने आकर रुकी और बिना उसके कुछ समझ में आए उसे अंदर खींचकर वहाँ से चली गई। अपने काम से जल्दी छुट्टी लेकर आकृति कॉलेज के बाहर जाकर खड़ी हो गई। 1 घंटे तक वो ईशा का वेट करती रही, पर वो अब तक नहीं आई थी। कुछ ही देर में कॉलेज छूट गया, इसीलिए वो सबके बीच उसे तलाशने लगी। तभी उसे ईशा के दोस्त आते हुए दिखे। ईशा कहाँ है? आकृति ने उनसे पूछा। वो तो आज जल्दी चली गई, उसने कहा वो बाहर जा रही है। एक लड़की ने कहा तो आकृति के चेहरे पर डर से पसीना आने लगा। वो आगे कुछ भी सुने बिना भागते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठी और रास्ते पर ईशा को खोजने लगी। उसने हर जगह जहाँ ईशा जा सकती थी वहाँ चेक किया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। शाम हो चुकी थी पर ईशा का कोई पता नहीं था, तो उसने अपनी एक दोस्त जो पुलिस ऑफिसर थी उसे कॉल किया। एक केस के दौरान उनकी जान पहचान हुई थी। हेलो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मेरी बेटी पिछले 3 घंटों से गायब है, आकृति ने कहा। रिलैक्स आकृति, क्या तुमने कॉलेज में अच्छे से चेक किया? सामने से एक औरत ने कहा। वो कॉलेज से निकल चुकी थी और मैं हर जगह तलाश चुकी हूँ, पर वो कहीं नहीं है। ओके, तुम एक बार घर जाकर चेक करो। 24 घंटे से पहले कोई केस भी नहीं बनेगा, तो अपने हिसाब से मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। उनकी बात सुनकर आकृति को एक होप मिली। ईशा बोर होकर शायद घर चली गई हो, यही सोच उसने अपनी गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुँचने पर देखा तो उसके घर के सामने बहुत सी महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी। अपने घर के सामने इतनी महंगी गाड़ियाँ देख वो पसीने से भीग चुकी थी। कहीं वो हमारी जिंदगी में वापस तो नहीं आ गया, अपने आप से कहकर उसने पसीने को साफ करके आंखें साफ की। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफरनामा पर। एपिसोड 4, एहसान। वो अपनी गाड़ी से उतरी तो गार्डन में ही बिजनेस सूट पहने जाना पहचाना शख्स उसे झूले पर बैठा दिखा। यकीनन हर कोई हर्षवर्धन कपूर को जानता था और एक वकील होने के नाते आकृति को हर बड़े लोगों की खबर थी। वो उसे अपने घर में देख हैरान थी और थोड़ी रिलैक्स भी कि कोई दूसरा इंसान नहीं जिसका उसे डर था। आकृति को आया देख हर्ष उठकर उनके पास जाता है तो नोटिस करता है उनकी आंखें पूरी तरह लाल और सूजी हुई है। आप ठीक है ना मिसेस यादव? हर्ष ने पूछा तो आकृति को ईशा का ख्याल आया। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गई पर वहाँ भी लॉक था। उसे देख उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो भागते हुए अपने गार्डन के छोर पर गई जहाँ दूसरे घर के गार्डन में एक औरत बैठी थी। मिसेस बत्रा, क्या ईशा वहाँ आई है? आकृति ने पूछा। नहीं तो क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो, उन्होंने पूछा तो आकृति आंसू पोंछ कर कहती है कुछ नहीं हुआ और भागते हुए दोबारा गाड़ी की तरफ जाती है। तब तक हर्ष भी उनके पास आ जाता है। सॉरी मिस्टर, आपको अगर कोई काम है तो प्लीज़ कल आइए, कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठने लगी तो हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं लता कपूर का बेटा हूँ, उसने बहुत शांति से कहा। नहीं, ये नाम सुनकर आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? आकृति घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसने कहा, मेरी बेटी गायब है, पता नहीं कहाँ और किस हाल में है, मुझे वो मिल नहीं रही। शांत हो जाइए और अंदर जाकर इंतज़ार कीजिए, मैं 1 घंटे में आपकी बेटी को आपके पास ले आऊँगा, हर्ष ने कहा तो आकृति खड़े होकर उसकी तरफ देखती। क्या सच में आप ले आएंगे उसे? हर्ष ने अक्ष को कुछ इशारा किया और बिना कुछ कहे आकृति को अंदर ले गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और गाड़ी में बैठ उस जगह निकल गया जहाँ अजीत के फ़ोन की लोकेशन दिखाई जा रही थी। अक्ष ने कॉलेज में हुआ सब पता करवा लिया था। प्रेजेंट टाइम। आकृति सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। ये देख ईशा जट से उसके गले लग जाती है। मम्मा गुस्सा मत करो प्लीज़। आकृति उसके बालों में हाथ फिराने लगती है। अपना ज़रूरी सामान पैक कर लीजिए, हम अभी निकल रहे हैं, हर्ष ने कहा तो आकृति बिना किसी भाव के ईशा का सामान पैक करने भेज देती है। वहीं ईशा की समझ से बाहर था कि उसकी मम्मा ने ऐसा क्यों कहा। कुछ ही देर में आकृति और ईशा अपने सामान के साथ बाहर खड़े थे और ईशा अब भी उससे अपने जवाब की उम्मीद कर रही थी, पर आकृति बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई। अक्ष ने ईशा का बैग लेकर गाड़ी में रख दिया और उसके लिए दरवाज़ा खोला। आकृति पहले से ही सीट पर जाकर सर टिकाकर सोने की एक्टिंग कर रही थी। अब ईशा को भी गुस्सा आ गया और उसने जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे अक्ष और आकृति दोनों ही चिमक उठे। ईशा पैर पटकते हुए हर्ष के पास गई। अंकल मुझे आपके साथ आना है।
हर्ष हैरानी से पीछे मुड़कर ईशा को देखता है। वहीं नमन उसके मुंह से हॉट एंड हैंडसम हंक हर्षवर्धन कपूर के लिए अंकल सुन मुंह खोल देता है। हर्ष भी आंखें बड़ी कर उसे देखता रह जाता है, पर जब उसकी नज़र ईशा के फूले गालों और नाक पर जाती है तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से छुपा भी लेता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठा देता है। आकृति जो पीछे मुड़कर उसे देख रही थी वो अपने मन में, हमारा यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। मेरे ख्याल से उस आदमी ने हमें ढूंढ लिया है और किसी भी वक्त हम तक पहुँच जाएगा। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर बैठ जाती है। वहीं हर्ष के फ़ोन पर एक कॉल आती है जिस पर मामू दिख रहा था। उसकी आंखें मींच लेता है। कॉल आंसर कर वो जल्दी से कहता है, सॉरी मामू, कुछ काम की वजह से मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। अभिनव मायूसी से, यहाँ सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकता, पर आप मेरे लिए एक फ़ेवर कर दीजिए। हर्ष थोड़ी रिक्वेस्ट करता है, हमारे राजकुमार बस आप हुक्म कीजिए, ये फेवर वाली बात मुझे पसंद नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको एक मैसेज करता हूँ, सब मैनेज कर आप घर आ जाइए, बाकी की बातें वहाँ करते हैं। कहकर हर्ष फ़ोन काट देता है और एक मैसेज टाइप कर भेज देता है। तभी उसकी नज़र ईशा पर जाती है जिसकी नींद में ही सर कांच पर टकराने वाला होता है। वो जल्दी से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और सर को अपने कंधे पर रख लेता है। साथ ही अपना एक हाथ वो उसके कंधे पर सहारा भी दे देता है। मुंबई कपूर मेंशन में साड़ी पहने हुए एक औरत यहाँ से वहाँ घूम रही थी। यकीनन उसे किसी का इंतजार था। तभी बेल बजने की आवाज़ आती है। एक सर्वेंट जाकर दरवाज़ा खोलती है तो कोई अंदर आता है। हर्ष नहीं आया अब तक? अभिनव को आया देख लता सवाल करती है। वो निकल गया था और कुछ देर में पहुँच जाएगा दीदी, आप चिंता मत कीजिए और आराम से बैठ जाइए, उसने कहा। ये सामान कैसा? उसके पीछे आए लोगों के हाथ में सामान देख उन्होंने पूछा। हर्ष ने कुछ मंगाया था, स्ट्रेंज, वो किसी अनजान के लिए इतना कुछ करवा रहा है। अभिनव ने सोचते हुए कहा, वो कोई अनजान नहीं है। उन्होंने अभिनव के बालों में हाथ फेर कर कहा, अगर मिस्टर यादव ना होते तो मैं और तुम्हारी जीजाजी जिंदा ना होते। मतलब? अभिनव ने सवाल किया। 28 साल हो गए इस बात को। हमारी शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुई थी। पापा ने तो हमें मार डालने तक का फरमान सुना दिया था। तब माँ ने हम दोनों को उस घर के बाहर निकाला था। तभी तुम्हारे सर में चोट लगी थी और तुम्हें कुछ भी याद नहीं। आपने ये बात मुझे आज तक नहीं बताई दीदी, अभिनव ने पूछा। और कोई इंसान अपने ही बच्चे को कैसे मरवा सकते हैं? हम उनकी दूसरी बीवी के बच्चे हैं, या यूँ कहो तो रखेल के, लता ने उदासी से कहा। ना उन्होंने कभी हमें प्यार दिया, ना हमारी माँ को वो इज्जत। माँ ने हमें मिस्टर यादव के पास भेजकर खुद मौत को चुना। मिस्टर यादव जो मथुरा के सबसे बड़े और नामी इंसान थे, जिनके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्होंने मुझे अपनी बहन मानकर मेरा कन्यादान किया। उसके बाद भी न जाने कितनी बार हम पर हमला हुआ था, पर वो हर बार हमें बचा लेते और आखिर में उन्होंने हमें यहाँ मुंबई भेज दिया। उन्होंने तुम्हारे जीजा जी की बहुत मदद की है और आज हम जो भी ज़िंदगी जी रहे उनके एहसानों की वजह से है। तुम्हें याद है उनकी बहुत प्यारी सी 2 बेटियाँ थी, मुझे बुआ बुआ कर पीछे घूमती थी। आज इतने सालों बाद उसे देखने वाली हूँ। लता बहुत खुश होकर कहती है, मुझे याद नहीं, और अब आप मेरी मदद कीजिए, कहकर अभिनव ने उनके हाथ पकड़े सामान के पास ले गया जो उन लोगों ने हॉल में रख दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफरनामा पर। एपिसोड 5 सरप्राइज। एयरपोर्ट पर हर्ष का जेट लैंड हुआ। बाहर तकरीबन 20 से 25 कार्स एक लाइन में खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। ईशा जो अब तक सो रही थी वो नई जगह पहुंचकर देखने के लिए उत्साहित हो चुकी थी। हर्ष ने वहीं पर उसे आकृति के कहने पर कुछ खिला दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ये जिद्दी लड़की ना जल्दी मानेगी ना उससे बात करने की। कोई और वक्त होता तो वो अब तक उसे मना चुकी होती, पर उनके सर पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन का बोझ था और हर्ष के होने के कारण वो थोड़ी रिलैक्स थी। ईशा बच्चों की तरह हर्ष का हाथ पकड़कर चल रही थी, जिसे पहली बार देखने पर बहुत से लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, पर किसी में हिम्मत नहीं थी इस शैतान के सामने सर उठाने की भी। सब शांति से आंखें झुकाए खड़े थे और हर्ष बिना किसी की परवाह किए ईशा को लेकर आगे बढ़ रहा था। आकृति बिल्कुल उनके पीछे चल रही थी। ईशा सबको घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा पहली बार था जब उसने इतने गार्ड्स को एक साथ देखा हो। सब गाड़ी में बैठ वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में वो गाड़ियाँ एक बड़े से गेट से होते हुए अंदर दाखिल हुई, जहाँ कपूर मेंशन लिखा हुआ था। मेंशन ना होकर एक बड़ा सा महल था। ईशा कांच से झांक रही थी बाहर। आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और गार्डन काफ़ी खूबसूरत और बड़ा था, जैसे बहुत वक्त और पैसा उस पर खर्च किया गया हो। वहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स खड़े थे। ईशा अब भी सब देखने में ही खो गई थी। नमन ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला, तब जाकर उसे होश आया और वो गाड़ी से उतर गई। अक्ष ने जाकर घर की बेल बजाई, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ईशा डर कर आकृति से चिपक गई, क्योंकि घर में पूरा अंधेरा था और इस अचानक दरवाज़ा खुलने से वो डर गई थी। ऑटोमेटिक अनलॉक से खुल गया, डरिए मत, अक्ष ने कहा। फिर भी ईशा उसे ऐसे देख रही थी जैसे अंदर उसे ले जाकर किसी शैतान के सामने पेश किया जाएगा। सब लोग अंदर चले गए सिवाय ईशा के। वो अब भी जड़ होकर अपनी जगह खड़ी थी। उसका गुस्सा आकृति पर और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस भूतिया घर में वो ईशा को बाहर अकेला छोड़कर चली गई। ईशू अंदर आ जाओ, आकृति ने आवाज़ लगाई तो उसने डरते हुए अपने कदम रखा। एक तेज़ आवाज़ होने के कारण ईशा जोर से चिल्ला उठी, आ! पूरे घर में रोशनी हो गई थी तो आकृति हैरान थी। घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। जगह जगह बलून्स लगे हुए थे। हॉल के बीचों बीच फूलों से सजाया टेबल लगाया गया था और उस पर एक बड़ा सा केक था। पीछे दीवार पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। बलून्स थे।
आकृति ने घड़ी में वक्त देखा तो ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लता कपूर प्यार से उसकी तरफ ही देख रही थी। उन्होंने बाहें फैलाई तो कृति जाकर उनके गले लग गई। बुआ कहकर उसने ठंडी सांस छोड़ी। लता ने उसका सर सहलाना शुरू कर दिया था। चिंता मत करो, अब तुम दोनों अकेली नहीं हो, लता ने कहा। थैंक यू हमें ढूंढने के लिए। अगर वो इशू तक पहुंच जाता तो। अब कुछ मत पूरा सोचो, छोड़ेंगे नहीं उसे हम, लता ने उसे अपने सामने लाकर कहा। वहीं ईशा आंखें फाड़े अपने सामने खड़े अभिनव को घूर रही थी। उसने अचानक से बलून फोड़कर ईशा को डरा दिया था और वो हर्ष से बहुत ज़्यादा चिपक गई थी। उसके ऐसे गले लग जाने से हर्ष बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। न जाने कितनी लड़कियां उसके पास आकर उसे छूने की कोशिश करती, पर हर्ष ने उन्हें हमेशा अपने से दूर रखा। ना ही कभी उनके बारे में ऐसी भावना मन में आई। पर ईशा, उसने हर्ष की फीलिंग छेड़ दी थी। वह बिल्कुल नहीं चाहता था ये लड़की एक पल के लिए भी उससे अलग हो। अभिनव ने उसे ऐसा देख आंखों से ही कहा, क्या हो रहा है, पूछा तो हर्ष सख्त आ गया और अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगा, जिन्हें अभिनव ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया था। मामा होने से पहले वो हर्ष के लिए एक दोस्त थे और उसकी रग रग से वाकिफ थे। अभिनव ने होठों पर मुस्कान सजाए कहा, सॉरी लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें डरा दिया एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज। ईशा के होठों पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो, ईशा ने कहा। हैप्पी बर्थडे ईशा, हर्ष ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा और उसे केक रखे टेबल की तरफ ले गया। वहीं अभिनव जब पीछे मुड़ा तो उसकी नज़रें आकृति से जा मिली। आकृति जो इतनी देर से मुस्कुरा रही थी, अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं अभिनव की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उतर आया। अभिनव उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही लता उसका हाथ पकड़ कर ले गई। मामू आओ ना, हर्ष की आवाज़ से अभिनव होश में आया और आकृति पर अपनी नज़र टिकाए वहाँ पहुँचा। ईशा ने केक कट किया तो सब ने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। ईशा ने सबको केक खिलाया। कुछ देर बाद सब आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। अभिनव की नज़रें जहाँ आकृति को घूर रही थी, वहीं आकृति की नज़रें उससे बचने की कोशिश कर रही थी। लता ने वहाँ आकर कहा, चलो ईशा, तुम्हारा रूम रेडी है। ईशा लता के साथ ऊपर चली गई और कुछ देर में उसे सुला कर वापस नीचे आ गई। तब तक आकृति 10 बार पानी पी चुकी थी। सो मिसेस, सो सॉरी, आई डोंट नो योर सरनेम। अभिनव ने जानबूझकर उसे टॉन्ट मारा। आकृति को बहुत अच्छे से समझ आ गया था। क्या बोल रहे हो अभी, शी इज़ अनमैरिड, लता ने कहा तो अभिनव और हर्ष दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। देन व्हाट अबाउट ईशा, हर्ष ने सवाल किया। वो आयशा की बेटी है, आकृति की बड़ी बहन। लता ने उनके सामने ऐसा राज खोला जो अब तक ईशा को अभी नहीं मालूम था। आकृति ने किसी की तरफ ध्यान न देकर बोलना शुरू किया। सब कुछ सही चल रहा था हमारी लाइफ में जब तक वो आदमी दीदी की ज़िंदगी में नहीं आया था। रमेश श्रीवास्तव दीदी से प्यार का नाटक कर हमारे घर में घुस गया और सभी जायदाद का मालिक बनना चाहता था। पापा को भी ये बात पहले से पता थी, पर दीदी उसके बारे में एक शब्द भी सुनने की तैयार नहीं थी। उस वक्त दीदी प्रेग्नेंट थी, इसलिए पापा ने चुपके से सारे प्रॉपर्टी आयशा के होने वाले बच्चे के नाम करवा दी। इस बारे में सिर्फ मैं जानती थी उस वक्त, और पापा ने कहा था ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं बच्चे को लेकर भाग जाऊँ। कुछ महीनों में ईशा का जन्म हुआ। हम सबकी मुस्कान, खुशियों की वजह। कहते कहते उसके होठों पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। ईशा बड़ी हो रही थी और रमेश पापा पर दीदी के जरिए जोर बना रहा था, इसलिए उसने मेरी शादी अपने अय्याश भाई से तय करवा दी। आकृति की आंखों में आंसू थे और लता उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। हमारी सगाई हो रही थी और उसी दिन रमेश की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। उसने गुस्से में दीदी और पापा को मेरी आंखों के सामने मार दिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं ईशा को लेकर नागपुर भाग गई। वो आज तक हमें ढूंढ रहा है और जिस दिन हम उसे मिल गए वो मेरी बच्ची को भी कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। लता ने उसे अपने गले लगाकर रोने दिया। हर्ष और अभिनव की आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। वो जो भी इंसान हो, ये दोनों उनकी शामत लाने वाले थे, ये तो पक्का था। लता ने आकृति को पानी पिलाया, तब जाकर वो शांत हो गई। आज से आप दोनों हमारी जिम्मेदारी है। ईशा पर एक खरोच भी नहीं आएगी, यह हर्षवर्धन कपूर का वादा है आपसे, हर्ष ने कहा। बात को बदलने के लिए लता ने कहा, ये मेरा बेटा है हर्ष, इसे तो मिल ही चुकी है, और ये मेरा भाई अभिनव, याद है बचपन में तुम दोनों साथ ही खेला करते थे। लता ने कहा तो आकृति हैरानी से अभिनव को देखने लगी। व्हाट? जैसे प्यार किया वो तो तुम्हारा हो चुका अंकल निकला, अब क्या ही कहना, आकृति ने अपने मन में कहा और अभिनव को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूत को देख लिया। अब घूर क्या रही हो, माना मैं बहुत हैंडसम हूँ पर मुझे भी नज़र लगती है, अभिनव ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा तो आकृति की आंखें सर्द हो गई। अभी, लता ने उसे फटकारा। चलो हर्ष, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, कहकर अभिनव उठ खड़ा हुआ। हर्ष भी उसके पीछे पीछे चला गया। ये ऐसे तो नहीं करता, पता नहीं आज क्या हो गया, लता ने कहा और आकृति को अपने साथ लेकर उसके कमरे की तरफ चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफरनामा पे। एपिसोड 6, हर्ष की जान। हर्ष और अभिनव अपने कमरे की तरफ सोने के लिए जा रहे थे। तभी हर्ष ने अभिनव से पूछा, जो बहुत गुस्से में आगे चल रहा था, मामू क्या हो गया आपको, और आप मिस यादव से ऐसे की बात कर रहे थे, क्या बचपन में आपका कोई झगड़ा हुआ था? बात बचपन की नहीं, जवानी की है भांजे, अभिनव ने कहा, पर वो रुका नहीं, सीधा हर्ष के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। हर्ष समझ गया उन्हें क्या चाहिए, वो भी अपनी गर्दन ना हिलाते हुए उसके पीछे चले गए। स्टडी रूम में अभिनव ने शराब की बोतल खोलकर अपने लिए ड्रिंक बनाई और हर्ष की तरफ देखा। हर्ष ने भी हाँ कहा तो उसने उसके लिए भी एक ड्रिंक बनाई। अब बताइए क्या बात है,
और ये जवानी बचपन क्या चल रहा है? हर्ष ने ग्लास उठाकर एक सिप पिया। ये मिस यादव मतलब आकृति एक नंबर की धोखेबाज है। मुझसे प्यार करती थी ना, तो फिर किसी और से शादी करने के लिए क्यों मान गई? बस एक लेटर छोड़ा और भाग गई। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम भी थी तो उसे मेरे पास आना था ना, फिर क्यों चली गई वो? अभिनव ने शिकायत करते हुए एक घुट में पूरा ग्लास खाली कर दिया और दूसरा ग्लास भरने लगा। हर्ष मुंह खोले हैरानी से उसकी बातों को सुन रहा था। मतलब मिस यादव ही वो लड़की है जिसकी वजह से आप आज तक कुंवारे हैं? हर्ष ने कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ वही है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभिनव ने गुस्से से कहकर फिर से ग्लास खाली की। मामू रिलैक्स, उन्होंने कहा ना उनकी मजबूरी थी, अगर वो ईशा को लेकर ना भागती तो शायद आज जिंदा भी ना होती, हर्ष ने कहा। तो अभिनव उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में नमी थी। मेरी क्या गलती थी हर्ष? 15 साल तड़पा हूँ, उसने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था? अभिनव ने कहा। हर्ष ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ग्लास छीन लिया और इसे अपने गले से लगा लिया। मुझे लगता है आपको इनसे बात करने की ज़रूरत है, हर्ष ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। कुछ देर बाद अभिनव शांत हुआ और कहा, मैं उससे बात करूँगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर चला गया। हर्ष उसे जाते देखता रह गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अक्ष का नंबर देख वो कॉल लगाने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसने उसे मैसेज टाइप किया। कल सुबह ईशा के बाप की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। हर्ष को अच्छे से पता था अक्ष रात भर जागकर ईशा और आकृति का पता करवा रहा था और दिन भर भी उसे आराम करने का मौका नहीं मिला था। वहीं अक्ष और नमन एक बिल्डिंग के नीचे जाकर रुके। उस बिल्डिंग पर कपूर ग्रुप का ही टैग था और जगह को देख भी लग रहा था कि वहाँ सिर्फ रिच फैमिलीज ही रहती होंगी। अक्ष ने गाड़ी पार्क की और दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। नमन ने 15 फ्लोर का बटन प्रेस किया। दोनों जब फ्लोर पर पहुंचे तो नमन वहीं पर लगे दरवाजे के सामने रुक गया जहां उसका नाम नमन मेहरा लिखा हुआ था। पूरे फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। अक्ष आगे बढ़ गया और उसने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खुलने के बाद उसने एक बार मुड़कर अपने सामने वाले फ्लैट के दरवाजे की तरफ देखा और अंदर चला गया। कपूर मैंशन। रात के 1 बजे हर्ष अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वहीं एक कमरे के सामने आकर उसके कदम रुक गए। न चाहते हुए भी उसके हाथ उस कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए फोर्स कर रहे थे। एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो। अपनी ही समझ निकालते हुए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कमरे की डिम लाइट में भी उसकी नज़रें बिस्तर पर सिकुड़ कर सोई उस प्यारी सी बच्ची पर गई। अपने आप ही उसके कदम वहाँ पर चल पड़े। पिंक और पर्पल कलर की थीम में बना वो कमरा बिल्कुल किसी राजकुमारी के लिए बनाया हुआ लग रहा था। हर्ष बिस्तर पर जाकर बैठ गया। ईशा को सर पर हाथ रख दिया। उसने देखा वो नींद में ही सहम गई तो उसे आज हुई बातें याद आ गई। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और किसी अल्फ़ा नाम से सेव इंसान को कुछ मैसेज भेज दिया। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे किसी को वो जिंदा जला देगा। उसने फ़ोन रख ईशा की तरफ देखा। बच्ची फाइनली तुम मेरे पास हो। आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हारी सारी मुसीबतें मेरी और मेरी सारी खुशियाँ तुम्हारी। एक आंच भी नहीं आने दूंगा ऊपर, क्योंकि आज से तुम हर्षवर्धन कपूर की हो, उसकी जान हो। कुछ देर बाद वो उठकर खड़ा हुआ और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसने ईशा के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अभिनव सीधे आकृति के कमरे के बाहर जाकर रुका। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अंदर चला गया। आकृति वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। उसने चेंज किया। इस वक्त उसने एक लूज टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन रखी थी। जब वो कमरे में आई तो सोफे पर अभिनव को बैठा देख डर गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से बोली, अभी। अभिनव अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और आकृति के कुछ समझने के पहले ही उसे जकड़ कर दीवार से लगा दिया। वो पूरी तरह फंस चुकी थी, यहाँ तक कि हिलना भी मुश्किल था। उसने अभिनव की आंखों में देखा जो गुस्से से लाल हो चुकी थी, साथ ही आंखों में पानी जमा हुआ था। उसने आकृति के दोनों हाथ पीछे कर एक हाथ में पकड़ लिए और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। 15 साल, 15 साल नहीं, 15 जन्म थे मेरे लिए। एक एक पल तुम्हारी याद में जला हूँ और तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। अभिनव ने अपनी पकड़ और मजबूत कर कहा, हाँ अभी मेरी बात। वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी पर अभिनव ने रोकते हुए, एक शब्द नहीं, आज कुछ मत बोलना, आज तुम्हें सिर्फ सुनना होगा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार की जो तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला लिया? कम से कम एक बार मिलकर मुझसे बात तो करती, अपनी जान देकर तुम्हें प्रोटेक्ट करता। अभी यह हर्टिंग मी। अपने बालों और हाथ पर अभिनव की पकड़ महसूस कर आकृति ने बड़ी मुश्किल से कहा। अभिनव ने एक पल में उसे आज़ाद कर बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आकृति ने एक तरफ चेहरा कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो अभिनव के सीने में छुप रहे थे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो आदमी दीदी और पापा पर दबाव बना रहा था अपने भाई की शादी मुझसे करवाने के लिए। मैं उनके खिलाफ नहीं जा पाई और तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए लेकर छोड़ा। मुझे क्या पता था ना सब हो जाएगा। ईशा को लेकर भागना मेरी मजबूरी थी। इसके बीच में किसी को भी मैं घसीट कर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। हम मथुरा से नागपुर भाग गए, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैंने कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि मेरे सारे दोस्तों पर नजर रखी जा रही थी। आकृति ने बिना आंखें खोले सब बात बता दी। तभी उसकी आंखों पर कुछ बूंदें आकर गिरी। उसने आंखें खोलकर देखा तो अभिनव रो रहा था।
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लाफ योर अंकल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर। एपिसोड 8, रियाना और ईशा की मुलाकात। नागपुर। काले कपड़ों में सर से पांव तक लिपटा एक इंसान अपने सामने पड़े आदमी को पेट में लात बरसाए जा रहा था। ज़मीन पर कोई और नहीं, अजीत पड़ा था, जिसने ईशा को किडनैप किया था। जैसे ही हर्ष का मैसेज मिला, वो शख्स अजीत को अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। अजीत की फैमिली उसे हर जगह ढूंढ रही थी, पर उसका निशान तक किसी को नहीं हाथ लगा। अल्फा ने टेबल पर वाइब्रेट का फ़ोन देखा जिसमें हर्ष का मैसेज था। उसने फ़ोन बंद किया और गन उठाकर अजीत को सीधा शूट कर दिया। वो कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ से निकल गया। मुंबई। नाश्ता करते हुए ही ईशा ने पूछा, वो दूसरे अंकल कहाँ गए? उसे काम था तो वो सुबह ही चला गया, लता ने जवाब दिया। तो ईशा फटाक से, इतनी सुबह कौन सा काम होता है? और उन्होंने तो नाश्ता भी नहीं किया। आप डांटती नहीं है क्या उन्हें? मम्मा तो मुझे बहुत डांटती है जब बिना नाश्ते किए कॉलेज जाने लगती हूँ। लता और अभिनव हंसने लगे और आकृति सिर पीट लिया। उसने कहा, बेटा अंकल को बहुत काम होता है इसलिए वो चले गए। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना चलता है। वो खुद में बड़बड़ाने लगी। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर कल हम मिलकर उसे डांटेंगे और नाश्ता करा कर ही भेजेंगे। ईशा सोचते हुए, उसके लिए तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सुबह सुबह उठना अच्छी बात होती है। उसकी बातों से आज घर में पहली बार इतनी हंसी खुशी वाला माहौल था। नाश्ता करने के बाद सब उठने को थे, तभी अभिनव ने कहा, अकी हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। आकृति ने उसे सवालिया नजर से देखा और पूछा, कहाँ? कुछ ज़रूरी बात है, हर्ष ने ऑफिस बुलाया। अभिनव ने उसे इशारे से समझाकर जवाब दिया। लता भी समझ गई थी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन कहा, तो फिर ईशा और मैं शॉपिंग पर जाएंगे, ठीक है ना? ओके बेबी, मैं अभी जाकर रेडी होती हूँ, उसने कहा और अपने कमरे की तरफ भागी। बाकी सब भी उठ गए। आकृति और लता पर जाकर अपना सामान ले आई। तब तक अभिनव नीचे ही वेट कर रहा था और आकृति के आते ही वो निकल गए। कुछ देर बाद ईशा नीचे आई और लता के साथ घर से बाहर निकली ही थी कि तभी बहुत सारे गार्ड्स उनके सामने आकर खड़े हो गए। मैम, हमें सर ने साथ जाने के लिए कहा है, उनमें से एक ने कहा, लता मुंह बिगाड़ते हुए। ये हर्ष भी ना? वही उनके साथ इतने लोग आएंगे ये जानकर ईशा का सर ही चकरा गया। दोनों की गाड़ी में बैठते ही उसी गार्ड को हर्ष का कॉल आया। उसने बहुत डरते हुए फ़ोन उठाया तो हर्ष ने सामने से कहा, कोई लापरवाही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हर मोमेंट की खबर होनी चाहिए और ईशा जिस भी चीज़ को हाथ लगाए वो उससे पहले उसके कमरे में पहुंच जानी चाहिए। हर्ष के फ़ोन काटते ही गार्ड ने चैन की सांस ली और गाड़ियाँ रास्ते पर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो एक मॉल के सामने आकर रुके। दोनों के बाहर आते ही सभी गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह से कवर कर लिया। ईशा बहुत एम्बेरस फील कर रही थी क्योंकि वहाँ आए सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। हर्ष का बस चलता तो वो पूरा मॉल ही खाली करा सकता था, पर लता को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी वजह से बाकी लोगों को तकलीफ हो, और इसके लिए वो पहले ही कई बार हर्ष को डांट लगा चुकी थी और आज उन्हें डबल सिक्योरिटी के साथ भेजा गया था। इतने बड़े मॉल में जाकर ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हर चीज़ को वो ध्यान से देख रही थी और लता ईशा को उसका हाथ पकड़ कर वो उसे ऊपर गर्ल्स सेक्शन में ले गई। ईशा को ड्रेस सेलेक्ट करने का कह लता अपने लिए साड़ियाँ देखने चली गई। इतनी खूबसूरत ड्रेस देख वो हर किसी को अपने ऊपर लगा कर देख रही थी और हर्ष का ऑर्डर मुताबिक गार्ड्स वो सारी ड्रेसेस उठा लेते। आखिर में वो लास्ट में एक ब्लैक ड्रेस को देख वहाँ गई और उसे पकड़ा ही था कि किसी और ने भी वो ड्रेस लेनी चाहिए। दोनों की नज़रें आपस में मिली और दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे क्योंकि उस ड्रेस का सिंगल पीस बचा था। ए बच्ची, छोड़ इस ड्रेस को, तुम दूसरा कुछ ले लो, उसने बहुत अकड़ के साथ कहा। मैं क्यों दूसरी देखूं, आप ही देख लो, और वैसे भी ये ड्रेस पहले मैंने पकड़ी है तो मुझे यही चाहिए। ईशा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी उसी तरीके से जवाब दिया जिससे वो लड़की का ईगो हर्ट होने लगा। जानती भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रही है? जब आपको खुद नहीं पता तो मैं कैसे जानूंगी? ईशा ने चिढ़कर ड्रेस अपने हाथ में खींच ली। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रियाना गौर के हाथ से ड्रेस छीनोगी? वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही गार्ड्स ईशा के सामने आकर खड़े हो गए। अब जो भी हो दूर से बात कीजिए वरना हमें शूट करने का ऑर्डर है, गार्ड ने कहा तो रिहाना का मुंह हैरानी से खुल गया। वहीं उसके गार्ड्स भी वहाँ आकर खड़े हो गए। उनके बीच बढ़ती गर्मी को देख वहाँ काम करने वाली लड़की ने कहा, सॉरी टू से बट रिहाना मैम वो ड्रेस आपकी साइज़ की नहीं है। इतना सुनना था कि रिहाना एम्बेरस हो गई और उसने उस लड़की को धक्का दे दिया और अपना बैग उठाकर ईशा को घूरते हुए चली गई। वहीं ईशा अपनी जीभ दिखाकर उसे चिढ़ाने लगी। क्या हुआ ईशा, तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो और तुमने कुछ लिया भी या नहीं? लता ने वहाँ आकर पूछा, ईशा अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस दिखाते हुए। हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, जब मैं आपके साथ घूमने जाऊँगी तब इसे पहनूंगी। लता ने मुस्कुराते हुए ड्रेस देखी और इसे पैक करवा लिया। उसके बाद उसने ड्रेस से मैचिंग सैंडल भी खरीदे और कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पीने बैठी। वहीं रिहाना अपनी गाड़ी में गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उस बच्ची की वजह से आज सुपर मॉडल रिहाना की इतनी बेइज्जती हुई और अगर गलती से भी कहीं मिली ना तो जान ले लूँगी उसकी। सामने बैठी उसके असिस्टेंट ने पूछा, मैम कहाँ जाना है? रिहाना बिगड़ते हुए, क्या मतलब कहाँ जाना है? कपूर इंडस्ट्री चलो। असिस्टेंट के इशारे करते ही ड्राइवर चल पड़ा। कपूर इंडस्ट्री। हर्ष अभी एक मीटिंग अटेंड कर आया था और आते ही सबसे पहले उसने लैपटॉप खोलकर ईशा को देखा। सारी थकान उसका खिला हुआ चेहरा देखकर ही खत्म हो गई। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। हर्ष ने लैपटॉप बंद किया और कमेंट कहा। सामने अभिनव और आकृति थे। हर्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ। मामू, मिस यादव प्लीज़ आइए। उन्हें लेकर वो सोफे की तरफ चला गया और अक्ष को कॉफ़ी भिजवाने के लिए इशारा किया। एक सोफे पर हर्ष बैठा और सामने आकृति और अभिनव। आकृति के हाथ में फाइल थी जिसे वो हैरानी के साथ पढ़ रही थी और अभिनव प्यार से उसे देख रहा था।
आकृति ने थोड़े गुस्से में कहा, अभी व्हाट इज दिस? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए लव यू अंकल सिर्फ और सिर्फ अल्फाजा के सफरनामा पर। एपिसोड 8, रियाना और ईशा की मुलाकात। नागपुर। काले कपड़ों में सर से पांव तक लिपटा एक इंसान अपने सामने पड़े आदमी को पेट में लात बरसाए जा रहा था। जमीन पर कोई और नहीं, अजीत पड़ा था जिसने ईशा को किडनैप किया था। जैसे ही हर्ष का मैसेज इसको हाथ लगाए, वो उससे पहले उसके कमरे में पहुंच जानी चाहिए। हर्ष के फ़ोन काटते ही गार्ड ने चैन की सांस ली और उसे पैक करवा लिया। उसके बाद उसने ड्रेस से मैचिंग सैंडल भी खरीदे और हुई, और अगर गलती से भी कहीं मिली ना तो जान ले लूँगी उसकी। सामने बैठी उसके असिस्टेंट ने पूछा, मैम कहाँ जाना है? एपिसोड 9,